Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry subject. Guys, इस वीडियो को चालू करने से पहले छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं जो कि आपके करियर को बेनिफिट पहुंचाते हैं और मीनिंगफुल रखते हैं. तो गाइज, टू जस्ट इनकरेज और एफर्ट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. और गाइज, आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है. तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. ओके गाइज, जैसा कि चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कहीं ना कहीं हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर शुरू में हम कुछ थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. वो एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होंगे. उन एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक को पढ़ते हुए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे उनके ड्रॉबैक को क्लियर करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट को भी फिर आगे क्लियर करते हुए चलते जाएंगे. ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉज, डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो गाइस, सबसे पहले एटम वर्ड को डाल्टन ने प्रपोज करा था. एक्चुअल में ग्रीक वर्ड एक होता है, दैट इज एटॉमिक, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल. मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि नॉन डिविजिबल हो, उसे बोला गया एटम. मीन्स एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट अल्टीमेट पार्टिकल. डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम स्मॉलेस्ट अल्टीमेट पार्टिकल है. नंबर 2, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल. एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता. और गाइस, डाल्टन ने यह भी बताया कि एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करता है. तो इन्हीं थ्योरी को बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब गाइस, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दी. और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से जो फर्स्ट चैप्टर के कुछ लॉज हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से समझाए जा सकते थे. इन वर्ड्स के बारे में ज़्यादा वरी मत होना. ये फर्स्ट चैप्टर में, मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस आप देखिए, वहाँ पे ये इजीली क्लियर हो जाएंगे. तो गाइज, ये चीज़ें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से समझी जा सकती है, पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से नहीं समझी जा सकती. तो उन थ्योरी को कैसे समझा गया और कैसे आज तक सारी थ्योरीज को कोरिलेट किया गया, तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए. यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखिए, हम जानते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं. अब डाल्टन ने तो यूँ बोला था कि एटम नॉट डिविजिबल है, बट एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, मतलब एटम इज डिविजिबल. तो कैसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और उसके बेसिस पे हम बोल सके कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत है. सबसे पहले माइकल फेराडे 1832 में इलेक्ट्रिसिटी पास करके एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन उन्होंने करी, और वहीं से ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की जो आइडिया है वो पॉइंट निकल के आया कि कुछ इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती तो है जो कि एक दूसरे को रिपल भी कर सकती. तो इसी को देखते हुए पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ, दैट इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. बेसिकली इसमें क्या है कि एक हम ग्लास ट्यूब लेंगे, ग्लास ट्यूब जिसके अंदर गैस भरी हुई है. अब गैस भरी हुई है तो वैक्यूम के थ्रू उन गैसेस को निकाल दिया जाता है और बहुत ना के बराबर गैस इसमें छोड़ी जाती है इस ग्लास ट्यूब में. तो यहाँ पर गैस तो है बट बहुत कम प्रेशर पर.
इस सील की हुई ग्लास ट्यूब के दोनों एंड पर 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उनको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी का नेगेटिव पार्ट जिस एंड पर जुड़ेगा वो बन जाएगा नेगेटिव एंड, दैट इज कैथोड, और बैटरी का पॉजिटिव पार्ट जिस एंड पर जुड़ेगा वो बन जाएगा एनोड, दैट इज पॉजिटिव पार्ट। तो गाइस यहां पे थ्योरी में हम देखेंगे अ कैथोड ray tube is made up of glass containing 2 thin pieces of metal which is called electrode. Sealed in it, the electrical discharge through the gas could be observed only at low pressure. कि जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है वो बहुत ही लो प्रेशर पर होता है। और गाइस ये ध्यान रखिएगा कि जो वोल्टेज भी है, जो कि बैटरी से हम वोल्टेज जनरेट करेंगे, वो बहुत ही हाई होता है। तो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब एक सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है तो साइंटिस्ट ने कुछ नई बातें डिस्कवर करी। उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज पर कैथोड रे से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि लगातार एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल रहे हैं जो कि एनोड की तरफ जा रहे हैं और ये पार्टिकल इनविजिबल होते हैं। अब सर अगर इनविजिबल होते हैं तो इन पार्टिकल्स को हम देख कैसे सकते हैं? तो ऐसी बात है कि यहाँ पे एनोड को के बीच में थोड़ा सा होल जनरेट कर दिया जाता है जिससे कि कैथोड रे इसमें से पास हो और दूसरे एंड पर फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी जाती है। इस फ्लोरोसेंट कोटिंग के बाद कि जब भी कैथोड रे इस फ्लोरोसेंट कोटिंग पर स्ट्राइक होगी वहाँ एक छोटा सा स्पार्क जनरेट हो जाएगा, एक ब्राइट स्पॉट जनरेट हो जाएगा जिससे हमको पता लगेगा कि कुछ आ रहा है, तो विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगा कि कुछ इनविजिबल रेज हैं जो कि कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रहे हैं। लेटर इन्हीं रेस को, जो कि इनविजिबल है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इन्हीं रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस क्योंकि वो कैथोड से निकलती है। ओके, सो particles moving in the tube from negative electrode towards positive electrode, these were called cathode ray or cathode ray particles. The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in anode, जो कि हमको यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बारे में बात कर रहा है, या यहाँ पे ZNS का भी हम यूज कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की खास बात फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरह होती है कि whenever कैथोड पार्टिकल स्ट्राइक ऑन जिंक प्लेट, वहां पर एक छोटा सा स्पार्क जनरेट हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स मिले जिसे समराइज किया गया है कि कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, कि जो कैथोड रे होती है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है। अब ये दिखाई नहीं देती तो इनके विजिबल के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फ्लोरोफ्लोरेसेंट स्क्रीन। जैसा कि पुरानी टीवीज में कैथोड रे का यूज किया जाता था, कैथोड ट्यूब का यूज किया जाता था, और इस वजह से हमको पुरानी टीवीज में, टेलीविजन में पिक्चर्स दिखाई देती थी। थर्ड रिजल्ट जो है कि ये जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बशर्ते उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाए। मतलब यहाँ से जब ये कैथोड रे यहाँ से कैथोड टुवर्ड्स एनोड मूव करेगी तो बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो वो स्ट्रेट लाइन ना होके
डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से मुड़ जाएगी। ओके, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और यही वो स्ट्रेट लाइन में जो रेज पास हो रही है, अब देखिए एनोड की तरफ जा रही है, और एनोड की तरफ जा रही है, एनोड तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? नेगेटिव। मतलब कैथोड रे एक नेगेटिव रे है, और बाद में इन्हीं रेस को बोला गया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कैथोड रे कुछ नहीं होता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की एक बीम होती है। ओके, और इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, तो यहां पे आप कोई सी भी गैस भरिए कैथोड रे में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, या आप यहां पे कोई सा भी मेटल इलेक्ट्रोड लगाइए, कैथोड रे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट विद मेट बाय अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। और गाइस, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब बाद में इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा और स्टडी की गई, और यहां पर ये कैथोड रे था, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड रे स्ट्रेट निकली। तो करा क्या साइंटिस्टों ने, यहां पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जनरेट करा। मतलब एक बार कैथोड रे आई तो यहां पे केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड ही जनरेट करा। ये आप जो येलो एंड ब्लू कलर की जो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं, इनकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करा। तो कैथोड रे यहां से डेविएट होकर ए पॉइंट पर आ गई। सेकेंड केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा लिया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो कैथोड रे डेविएट होकर सी पॉइंट पे आ गई। और थर्ड केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे, तो जो रिजल्टेंट पाथ था वो कैथोड रे का, वो हुआ बी पॉइंट पर। इससे कुछ और भी रिजल्ट्स मिले, जैसे कि पाथ इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है। पहला तो ये जो पाथ में डेविएशन हो रहा है ए या सी में, वो डेविएशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का कितना मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का ये जो चार्ज पार्टिकल बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा, कैथोड रे का डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा। दूसरा, मास, ये पार्टिकल के मास पे भी डिपेंड करता है। जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और तीसरा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो डेविएशन भी बढ़ता जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो इन बातों पर डिफ्लेक्शन और डेविएशन, पाथ कितना ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहा है, इन 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। ओके, सो यहां पर इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे E अपॉन M का रेशियो निकाला गया। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है गाइस? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और M होता है मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो E अपॉन M की वैल्यू निकाली गई, जो कि आपको एज इट इज याद रखनी है, दैट इज 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। M यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg में, और E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलाम। ओके गाइस, अब E अपॉन M की वैल्यू तो निकल गई।
एक एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर हुआ था गाइस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर हुआ था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर हुआ था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको एज इट इज याद रखना है, विच इज इंपॉर्टेंट। ये पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं यूज आ ही जाएगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और E/m की वैल्यू तो निकली थी, E की भी वैल्यू निकल गई। ये इसको E से डिनोट करते हैं। तो जब E की वैल्यू निकल गई और E/m की वैल्यू निकल गई, तो क्यों ना दोनों का रेशियो ले लिया जाए। तो जब E/m निकाला तो E से E कट हो जाएगा, तो निकलेगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये गाइस दोनों वैल्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एज इट इज ये वैल्यूज याद रखनी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए